एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम टीसीएस अंडर जीएसटी के कंसेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। टोटल मैंने 3 से 4 स्लाइड्स इस टीसीएस अंडर जीएसटी कंसेप्ट के लिए बनाई हैं, जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने फ्रेम कराया है इस कंसेप्ट को। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं टीसीएस अंडर जीएसटी के कंसेप्ट को। जो टीसीएस अंडर जीएसटी है ना, वो सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में प्रेस्क्राइब्ड है। अब उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं हम पॉइंट वाइज पॉइंट इस स्लाइड्स के थ्रू पावर पॉइंट के पढ़ते हुए चले जाएंगे। ओके, जो सबसे पहला पॉइंट है जो आप स्लाइड में देख सकते हैं वो है कि टीसीएस अंडर जीएसटी इज़ एप्लीकेबल फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो हमारा जीएसटी में टीसीएस का कंसेप्ट है ना, वो सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे लगता है। जैसे कि जो हमारा इनकम टैक्स का टीसीएस है जो 206C में हमारा प्रेस्क्राइब्ड है, उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिन पर टीसीएस का कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट को कुछ ट्रांजैक्शंस पर कंट्रोल लगाना था और उन्होंने ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को टीसीएस के कंसेप्ट में इंक्लूड कर दिया। फिर सेकंड पॉइंट, जैसा कि आप अपने मेरे स्लाइड में देख सकते हैं, वो है ई कॉमर्स ऑपरेटर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब ये तो बोल दिया कि टीसीएस का कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर, बट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो है ना, वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो वो वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर जो 9 सब सेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में प्रेस्क्राइब्ड हैं, और उसमें जो ऑपरेटर्स प्रेस्क्राइब्ड हैं वो हैं होटल एकोमोडेशन वाले ऑपरेटर्स, जिसका अगर हमको एग्जांपल लेना हो तो ओयो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। मिसलेनियस ऑपरेटर्स जैसे कि अर्बन क्लैप बेस्ट एग्जांपल है उसके लिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स जैसे कि ओला उबेर की हम बात कर चल सकते हैं। तो ये वाले जो इकोनॉमिक ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं, इनका ना जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में इनका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है। और इन वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को टीसीएस के कंसेप्ट से बाहर रखा गया है। जैसा कि आप इस नोट में भी देख सकते हो कि दीज ऑपरेटर्स रिक्वायर्स मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन under section 24 of CGST Act 2017, but TCS concept is not applicable to these operators. Okay. और दूसरे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? 9 सबसेक्शन 5 को छोड़कर जो भी ऑपरेटर्स हैं वो हमारे दूसरे वाले कैटेगरी के ई कॉमर्स ऑपरेटर्स में कैटेगराइज होते हैं। बट इसमें भी टीसीएस एप्लीकेबिलिटी के लिए ना 2 कैटेगरी बांटी गई है। जो 9 सब सेक्शन 5 को छोड़कर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स बच रहे हैं, उनकी भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है टीसीएस कंसेप्ट के लिए। जो पहले ऑपरेटर्स हैं वो सिर्फ एजेंट की तरह काम करते हैं सप्लायर और रिसिपिएंट में। तो जो टीसीएस का कंसेप्ट है वो उन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर नहीं लगता है जो सिर्फ एजेंट की तरह काम करते हैं। अब मेरा यहाँ एजेंट की तरह काम करने का मतलब ये है कि सिर्फ वो ऑर्डर प्रोक्योरमेंट का काम करते हैं। मींस उन्होंने सिर्फ ऑर्डर लिया और सप्लायर को फॉरवर्ड कर दिया। बायर्स रिसिपिएंट से ऑर्डर लिया और सप्लायर को फॉरवर्ड कर दिया। आप पढ़ें उस लाइन को, ऑपरेटर्स which operates as a medium between supplier and recipient for order procurement only, they avail the benefit of threshold exemption। और ये वाले जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं इनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता अंडर सेक्शन 24। और ये थ्रेशोल्ड 10 लाख 20 लाख की जो थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट है उस बेनिफिट को भी अवेल करते हैं। और अगर इस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा उनकी लिमिट क्रॉस होती है तभी वो रजिस्ट्रेशन कर चलते हैं। बेसिकली ये छोटे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं जो कि एक छोटे लेवल पर काम कर रहे होते हैं। ओके, तो इस पहली स्लाइड को अगर समअप करना है तो जल्दी से चलिए इस पहली स्लाइड को हम समअप कर लेते हैं। सॉरी, हम दूसरे पेज पर आ गए। थोड़ा, हाँ, इसको समअप करते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट पढ़ा, टीसीएस अंडर जीएसटी इज़ एप्लीकेबल फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ई कॉमर्स ऑपरेटर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज? एक हमारे 9(5) वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, जिसमें कि आपका ओयो आ गया, जिसमें कि आपका अर्बन क्लैप आ गया और जिसमें कि आपका ओला उबेर आ गया। ओके,
फिर हमने पढ़ा कि 9-5 को छोड़कर जो दूसरे ऑपरेटर्स बच गए हैं, जिसमें कि हमने बात करी कि जो ऑपरेटर सिर्फ ऑर्डर प्रोक्योरमेंट का काम कर कर चलते हैं, किसका, ऑर्डर प्रोक्योरमेंट का काम कर कर चलते हैं, उन पर भी टीसीएस का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो हमारी पहली स्लाइड्स यहाँ पर जाकर समअप हो जाती है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरी स्लाइड, अब हमने एक ई कॉमर्स ऑपरेटर तो पढ़ लिया जो सिर्फ ऑर्डर प्रोक्योरमेंट का काम करते हैं। अब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर की हम बात करेंगे, उन वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर पर टीसीएस का कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। तो क्या लिखा हुआ है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स थ्रू विच नॉट ओनली ऑर्डर प्रोक्योरमेंट इज डन बट पेमेंट इज ऑल्सो रूटेड through them are considered to be liable operators to collect TCS under GST। तो इस लाइन में जो इम्पॉर्टेंट लाइन है, वो इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि जो पेमेंट का रूट होता है ना, वो भी इन्हीं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू ही रूट होकर चलता है। तो वह वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जिनसे ना खाली ऑर्डर प्रोक्योरमेंट हो बट पेमेंट भी उन्हीं के थ्रू रूट होकर सप्लायर के पास फाइनली पहुँचे, उन वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर हमारा टीसीएस का कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा अमेजन हो गया और हमारा फ्लिपकार्ट हो गया। ओके फिर दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। अब हमने तो ये समझ लिया कि टीसीएस का कंसेप्ट कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर पर अप्लाई होता है। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है जिससे हम टीसीएस लाइबिलिटी को निकालेंगे, वो है टीसीएस का रेट। जो टीसीएस का रेट है वो आप अपने स्लाइड में देख सकते हैं कि रेट अंडर टीसीएस विल बी 1%, बट मैक्सिमम रेट फॉर टीसीएस एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट इज़ 2%। जो मैक्सिमम रेट प्रेस्क्राइब किया गया है हमारे एक्ट में वो तो 2% है, बट अभी प्रेजेंटली जो रेट एप्लीकेबल है टीसीएस पर वो 1% है। इट डिपेंड्स ऑन वेदर द सप्लाई इज़ इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। अगर इंटरस्टेट सप्लाई होकर चलेगी तो वहाँ पर हम IGST एट द रेट ऑफ 1% अप्लाई कर देंगे, और अगर हमारा इंटरस्टेट होकर सप्लाई चलेगी तो वहाँ पर हम CGST 0.5%, SGST 0.5% अप्लाई कर कर चल लेंगे। जैसा कि आप अगले पॉइंट में देख सकते हो, सप्लाई अंडर TCS कैन बी इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। ओके, तो रेट भी जान लिया, TCS कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर होता है अप्लाई वो भी जान लिया। अब देखते हैं कि जब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो कि टीसीएस के एम्बिट में कवर हो रहे हैं, उनकी कुछ लाइबिलिटीज़ हैं। अब वो क्या लाइबिलिटीज़ हैं, वो उनकी ये लाइबिलिटी है कि टीसीएस कलेक्टेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर इज़ टू बी डिपॉजिटेड बाय देम बाय 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ बाय वे ऑफ फाइलिंग GSTR 8। क्या बोला है इस लाइन ने, इस लाइन ने ये बोला कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ने फॉर एग्जांपल जनवरी मंथ का टीसीएस काट लिया 100 रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल। अब जनवरी मंथ का टीसीएस जो 100 रुपीज़ का काटा है, वो फरवरी के 10 तारीख तक उसको जमा कराना होगा बाई वे ऑफ फाइलिंग GSTR 8। इनके लिए जो रिटर्न प्रेस्क्राइब की गई है वो GSTR 8 है। तो GSTR 8 के थ्रू वो 100 रुपीज़ का जो टीसीएस काटा था वो जमा करवा देंगे, और बाद में हम चलकर देखेंगे कि वो जो 100 रुपये का TCS GSTR 8 में जो जमा कराया गया ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, वो रिफंड क्लेम कर लेगा सप्लायर, जो कि उसके ई कैश लेजर में आ जाएगा। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर जैसे कि आप हेडिंग देख सकते हैं, हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग द TCS विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब हमने कंसेप्ट तो देख लिया, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें एक ब्रॉडर व्यू में हम समझ पाएंगे कि TCS कैसे कैसे अप्लाई होता है और क्या क्या और कैसे कैसे अप्लाई होता है। तो क्वेश्चन क्या है, देयर इज़ अ सप्लायर नेम्ड XYZ प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली intends to sell its customized product through e-commerce operator. Mr. Shyam of Delhi places an order for purchase of a product for which taxable invoice of 10,000 along with the GST at the rate of 18% is issued by the supplier. Okay, क्या हुआ यहाँ तक समझते हैं। सप्लायर है एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड, वो अपना एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है उसका कोई, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचना चाहता है। मानकर चलेंगे ये वो वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिस पे TCS का कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। मिस्टर श्याम ऑफ दिल्ली एक बायर है, वो ई कॉमर्स की वेबसाइट पर गया और उसने वहाँ पर उस कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया, फॉर विच टैक्सेबल इनवॉइस
ऑफ ₹10,000 अलॉन्ग विद द GST ऑफ 18%, जो 10,000 रुपये का था और उस पर GST लग गया 18%, टोटल 18% उस पर GST लग गया, वो सप्लायर ने इशू कर दिया। आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ कि कुछ डिफेक्ट्स मिले बायर को और उसने रिटर्न कर दिया। जैसे कि आप सामान कभी फ्लिपकार्ट अमेजन के थ्रू मंगाते हो तो आप सामान को रिटर्न भी तो करते हो जब आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं होता है। तो क्या TCS में ओरिजिनल इन्वॉइस के टैक्सेबल वैल्यू पे तो नहीं लगाऊंगा, मैं तो जो नेट टैक्सेबल वैल्यू होगी, जो मेरी नेट टैक्सेबल सप्लाई होगी सप्लायर की, उसी पर TCS हमारा लगेगा। जैसे कि अभी हम आगे चलेंगे तो देखेंगे एग्जाम्पल में। ओके, तो कहाँ पर थे? हाँ, GST at the rate 18% is issued by the supplier afterwards, but some defects in the product force the buyer to return the goods valuing ₹5,000 back to supplier. Calculate the TCS liability of e-commerce operator. अब सोल्यूशन पर देखिए, सोल्यूशन को देखते हैं हम लोग। सप्लायर कौन है हमारा? XYZ प्राइवेट लिमिटेड। रिसिपिएंट कौन है इस केस में? हमारा मिस्टर श्याम, जिसने ऑर्डर प्लेस किया कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद वेदर द सेल ऑफ प्रोडक्ट थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर कंस्टिट्यूट सप्लाई। यस, सप्लाई बन जाएगा। ओरिजिन ऑफ सप्लाई क्या होगा आपका? दिल्ली है। ओरिजिन ऑफ सप्लाई आपका क्या होगा? दिल्ली हो जाएगा। जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा आपका, वो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपका दिल्ली हो जाएगा। तो ये एक तरीके की इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई। सिंस ओरिजिन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज बोथ इज इन दिल्ली, इट कंस्टिट्यूट इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब जो TCS की लाइबिलिटी हम निकालेंगे, वो किस तरीके से निकालेंगे? नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इनटू रेट ऑफ TCS की लाइबिलिटी किस तरीके से निकलेगी? नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इनटू रेट ऑफ TCS। अब हमारी नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितनी थी? 10,000 का हमारा ओरिजिनली इन्वॉइस इशूड था, बस उसमें 5,000 का माल बायर ने लौटा दिया। तो net value of taxable supply will be 5,000 and 1% TCS rate is applicable on 5,000 comes out to 50 रुपीज़। जो TCS की लाइबिलिटी थी वो हमारा 50 रुपये आ गई। हमारा क्वेश्चन यहीं तक था, बट कुछ चीज़ें इसमें जानना और ज़रूरी है। नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। सो नेट रीइम्बर्समेंट बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर टू सप्लायर विल बी आफ्टर डिडक्टिंग देयर कमीशन। अब इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सप्लायर को, तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर कुछ अपना कमीशन चार्जेस भी रखेगा और उस कमीशन चार्जेस पर वो अपना GST पे कर चलेगा एंड TCS भी कलेक्ट करेगा। सपोज कमीशन विल बी 20% ऑन टैक्सेबल वैल्यू। अब कमीशन का रेट भी मैंने बता दिया है कि वो 20% है। तो कमीशन अमाउंट इसका क्या बन जाएगा? कमीशन अमाउंट विल बी ऑन द नेट टैक्सेबल वैल्यू एंड इट कम्स आउट टू ₹5,000 का 20% 1,000, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो जो नेट रीइम्बर्समेंट अमाउंट होगा वो एक तो 5,000 का नेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई था, जिसमें से कि आपका 1,000 रुपये का तो उसका कमीशन हो गया। ओके, 50 रुपीज़ का उसने TCS कलेक्ट कर दिया और जो टैक्स ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने रिसिपिएंट से कलेक्ट किया था वो एज इट इज़ सप्लायर को वापस कर देगा। तो जो डिडक्शंस होंगी वो टैक्सेबल वैल्यूज होंगी और टैक्स वाला जो पोर्शन रहेगा वो एज इट इज़ सप्लायर को रीइम्बर्स कर दिया जाएगा। तो जो नेट अमाउंट रीइम्बर्सेबल टू द सप्लायर होगा वो ₹4,800 होगा, बट TCS ऑफ 50 विल बी रिफंडेड। जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा था ना इस चीज़ को कि GSTR 8 में ई-कॉमर्स ऑपरेटर जमा करवा देगा TCS जितना भी काटेगा। हमने उसमें 100 रुपये का TCS का एग्जांपल लिया था। तो बट TCS ऑफ ₹50 विल बी रिफंडेड टू ई कैश लेजर ऑफ सप्लायर वंस GSTR 8 बीइंग फाइल्ड बाय द ऑपरेटर। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि TCS अंडर GST का कंसेप्ट क्या है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड की हेडिंग जैसे कि आप देख सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ TCS प्रोविजंस। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द TCS प्रोविजंस अंडर GST। तो क्या इम्पैक्ट था GST में TCS प्रोविजन को इंट्रोड्यूस करने का? तो मेन रेशनल बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ TCS फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज टू कर्व टैक्स इवेजन बाय द सप्लायर सिंस द टैक्स विल बी कलेक्टेड एट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। इसका मतलब थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा। जब TCS का कंसेप्ट नहीं था ना, तो सप्लायर
अपने मन मर्जी टैक्सेबल वैल्यू को रिकम्प्यूट कर देते थे और उसमें टैक्स इवेट कर जाते थे। तो टीसीएस को इंट्रोड्यूस करके गवर्नमेंट ने उसी टैक्स इवेजन को कम करने के लिए, टैक्स इवेजन को कम क्या बिल्कुल पूरी तरीके से हटाने के लिए एक टीसीएस का कंट्रोल लगा दिया ट्रांजैक्शन में। जो सप्लायर हर एक ट्रांजैक्शन में करेगा उसमें एक टीसीएस का कांटा लगा दिया, जिससे गवर्नमेंट ईजिली ट्रेस कर पाएगा कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेट टैक्सेबल वैल्यू ऑन विच द जीएसटी विल बी पेबल टू द गवर्नमेंट। ओके, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप जैसे कि इस स्लाइड पर देख सकते हो, फ्रॉम ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो पहला पॉइंट पढ़ा वो हमने पढ़ा गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, और जो दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे फ्रॉम ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो टैक्स इवेजन रुक गया टीसीएस को इंट्रोड्यूस करने से, और ई कॉमर्स ऑपरेटर्स व्यू ऑफ पॉइंट, दे मस्ट रजिस्टर अंडर जीएसटी इन एवरी स्टेट इन विच दे ऑपरेट बिफोर 1 अक्टूबर, क्योंकि 1 अक्टूबर से ये हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो गया था टीसीएस का 2018, विच इज़ द इफेक्टिव डेट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द टीसीएस प्रोविजन। इससे आप ये भी समझ गए कि जो टीसीएस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था जीएसटी में वो फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको टीसीएस का प्रोविज़न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में पूरी स्लाइड प्रेजेंटेशन की है। तो एक बार मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ पावर पॉइंट स्लाइड्स के साथ और विद कुछ अलग कंसेप्ट के साथ। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।